बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 18 जून पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 201। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने खबर रखेंगे, जहां पर इमरान खान की बहनों और उनके वकला ने एक पटिशन दायर की, जो पटिशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन फैसलों के ख़िलाफ़ जिसमें इमरान खान साहब को ना तो किसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया उनके इलाज के लिए। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बोर्ड बनाया था, कमिश्नर इस्लामाबाद को कहा था कि एक बोर्ड बनाइए, और फिर उसी बोर्ड के तहत उससे रिकमेंडेशन लेकर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनके इलाज मुआलजे का इंतज़ाम किया जाए। साथ ही साथ ये फैसला भी हुआ था कि इमरान खान की फ़ैमिली को भी रिसाई दी जाएगी और इस बोर्ड तक भी फ़ैमिली को रिसाई शामिल होगी। इमरान खान की फ़ैमिली ने यह दरख्वास्त की थी कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया था। लेकिन फ़ैमिली की हद तक रिसाई ज़रूर दी गई थी, लेकिन उसके बाद वो जो अहकामात थे वो रद्दी की टोकरी में चले गए। ना ही चीफ़ कमिश्नर ने एक डॉक्टर्स की टीम तो तश्कील दी जिन्होंने जाकर इमरान खान साहब का मुआयना किया। उन्होंने वापस आके बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी और बोर्ड ने इस पर फैसला करना था, लेकिन उसके बाद ना ही कभी उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आई और ना ही बोर्ड बना। अब थक हार के कई महीनों के इंतज़ार के बाद इमरान खान के वकला और उनकी बहनों ने जाकर पटिशन की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक बेंच की सरबराही की। 3 जजेस थे इस बेंच के अंदर। इस 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की और इमरान खान साहब की फ़ैमिली की तरफ से जो उनकी मुलाकातों के ऊपर, उनके हॉस्पिटल शिफ्ट करने पर इस्तदा थी, उस पर एक तो उन्होंने 3 हफ्ते के बाद जो है वो मांग लिया है जवाब हुकूमती हलकों से। मतलब उन्होंने भी कोई जल्दी नहीं की, 3 हफ्ते की इकट्ठी ही लंबी डेट उसमें डाल दी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने भंडारी साहब जो इमरान खान के वकील हैं इस केस में, उनको ये कहा है कि अगर आप जल्द ये दरख्वास्त दोबारा लगवाना चाहते हैं तो फिर आप दोबारा एक नई दरख्वास्त दायर करें, क्योंकि ये बेंच अगले हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ों में सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारे का सारा किस्सा जो है ये खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहा है। मतलब वहाँ से भी किसी किस्म की कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ बार बार आपको हम बता रहे हैं कि एक ही इस वक्त जो इम्पैक्टफुल चीज़ है जो की जा सकती है इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी मुलाकातें रिस्टोर करवाने के बारे में, वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बजट। एक तरफ हमसे ये वादे किए गए कि बजट जो है वो 3 महीने का सिर्फ पास किया जाएगा। आपके सामने हुकूमती ऐलानात भी हुए, सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये कहा, और ये भी बताया गया कि आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि अब एक छोटी मुद्दत के लिए बजट पास करवाया जा सकता है। याद रखिए, यही आइन का आर्टिकल 125 मौजूद था अली अमीन गंडापुर के लिए। उन्होंने उस वक्त इस आइन के आर्टिकल 125 को नज़रअंदाज किया था और बजट पास किया था। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नहीं, अब क्योंकि सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं तो आइन के आर्टिकल 125 के तहत हमें बजट पास नहीं करना चाहिए, बल्कि शॉर्ट मुद्दत के लिए बजट पास करके इमरान खान से के लिए रिलीफ मांगना चाहिए। तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर की अपनी बारी थी तो उनको ये आइन का आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। चलें, अभी आ रहा है। सुहेल अफरीदी साहब को अपार्ट फ्रॉम दिस के अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, उनको स्टैंड लेना चाहिए और ये बजट इस तरीके से पास नहीं करना चाहिए। 3 तकाजे हैं जो ज़रूरी हैं यहाँ पर दोहराने। बजट 2 से 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा पास करें, सरप्लस बजट पास मत करें, और तीसरी रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं यहाँ से कि आप किसी सूरत भी वो जो अरबों डॉलर, 200 से 300 अरब डॉलर पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स खैबर पख्तूनख्वा से लेकर जाना चाहते हैं, वो उनको तब तक ना दें जब तक इमरान खान की उसमें इजाज़त शामिल ना हो, उनके साथ मीटिंग शामिल ना हो। अगर इन तीनों में से कोई एक काम भी किया गया, जिसके मुझे लग रहा है मेरे तज्जिए में कि ये कर डालेंगे, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इमरान खान साहब को, क्योंकि जो सेनेटर औरंगज़ेब है वो कह चुके हैं कि ये जो पैसे ले रहे हैं ये 3 साल के लिए हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में लंबा इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया इमरान खान साहब को। आने वाले दिनों में हमारी दुआ है कि ये ना करें, हम इनकी सताइश भी करेंगे, हम इनका थैंक यू भी करेंगे, लेकिन आपको और हमें बहुत क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या करती है। क्योंकि पिछली शाम शफ़ी जान जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने खड़ा किया है
कि हम 3 महीने का बजट पास नहीं कर सकते, हमें पूरे 1 साल का बजट ही पास करना पड़ेगा। इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं अगर हम 3 महीने का करेंगे, जो कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियां नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने फेडरल गवर्नमेंट में भी औरंगज़ेब साहब के तवसत से या उनकी आप ये कहिए कि शक्ल में अपना नुमाइंदा जो है वो फाइनेंस के ऊपर बैठाया हुआ है, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ मुजम्मल असलम साहब की शक्ल में पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने अपना नुमाइंदा वहाँ भी बैठाया हुआ है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों मामलात पर क्या होता है। याद रखिए, इससे पहले शौकत यूसुफजई भी कह चुके हैं कि पूरे साल का बजट ही हम पास करेंगे। इससे पहले बैरिस्टर गौहर से मंसूब भी एक ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि बजट पूरे 1 साल का पास होगा, लेकिन फिर उनकी इस स्टेटमेंट का डिनाइल भी आया। तो अभी जो सूरत हाल है वो जाहिर है इस वक्त पेचीदा हो रही है बजट से रिलेटेड, और आने वाले दिनों में एक तरफ तो ये ऐलान कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि हम नहीं करेंगे, फिर वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि नहीं हम पूरे साल का करेंगे। तो आपके सामने अगले चंद दिन के अंदर सारा मामला आ जाएगा कि असल मामला यहाँ पर है क्या। आगे बढ़ते हैं। जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो अब रख दें जो अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा है, जिसने जुमे वाले दिन दस्तखत होने थे स्विट्ज़रलैंड में, अचानक रातों रात उसमें तब्दीली आई। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जुमे वाले दिन पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके पूरी दुनिया को ये बताया था कि इस तकरीब को होस्ट पाकिस्तान करेगा और जुमे वाले दिन इस पर बाकायदा दस्तखत होंगे। ईरान से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे और अमेरिका से JD वैंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अचानक से जो बुध का दिन शाम, आप कह लीजिए बुध के दिन शाम को अचानक से ये सूरत हाल नज़र आई कि सदर ट्रंप ने, जो इस वक्त फ्रांस के उस शहर में मौजूद हैं जो स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर उन्होंने तमाम G7 कंट्रीज़ के हेड्स की मौजूदगी में बिल्कुल फ्रेंच प्रेसिडेंट के पहलू में बैठ के, उनकी बेगम और उनके दरमियान में बैठ के उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जी हाँ, इस मुआहदे पर दस्तखत किए, उसकी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने सवालात के जवाबात भी प्रेस को दिए। मीन एक प्रेस टॉक भी की इस सारे मुआहदे पर। वो क्या प्रेस टॉक की वो भी आगे चल के बताते हैं। थोड़ी देर के बाद जो ईरानी सदर हैं मसूद साहब, प्रेसिडेंट मसूद, उन्होंने भी तेहरान के अंदर इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और बाकायदा उसकी वीडियो और तस्वीर भी तेहरान से जारी हो गई। एक तरफ सदर ट्रंप ने साइन कर दिए तो दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट मसूद हैं उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। अब इसे आप ऑनलाइन दस्तखत कहें या आप इसे वीडियो दस्तखत कहें, वर्चुअली हुए या जैसे भी कहना है, लेकिन दोनों हेड ऑफ स्टेट्स ने डिफरेंट जगहों पर मौजूदगी में ये दस्तखत कर दिए। उसके साथ ही पता ये चला कि शहबाज शरीफ साहब ने वो जो पहला ट्वीट था वो गालिबन शायद डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी टाइमलाइन से, क्योंकि अब तो पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकेगा। वो सारा प्लान जो था, जो हमने टॉर शॉर बनानी थी, एक तरफ अर्दली ने खड़े होना था, एक तरफ फील्ड मार्शल साहब ने खड़े होना था, वो जो हमने टॉर शॉर बनाने की कोशिश करनी थी वो सारा मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने दस्तखत कर दिए। अब जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर तकरीब होनी थी उस तकरीब की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। ना ही मेरा ख्याल अब वो तकरीब होगी, ना वहाँ ईरान जाएगा और ना ही वहाँ अमेरिका मौजूद होगा। अल्लाह ही खैर करे। अब कहीं हमें ये ना बता दें कि हमने होटल्स की बुकिंग की हुई थी, पैसे तो लगने ही हैं, अब हमने सोचा हम स्विट्ज़रलैंड की सैर ही ना कराएं, कहीं बाजी को ना भेज दें कि वो ज़रा वहाँ से घूम फिर आएँ। तो पाकिस्तान का ये जो पूरे का पूरा प्रोग्राम था वो वहाँ पर मांद पड़ गया। उस मुआहदे को फौरी तौर पर सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट क्यों किया? सदर ट्रंप का ये कहना है कि आबनाए हरमज़ जो है वो जुमे वाले दिन वो चाहते हैं कि हर सूरत खुल जाए, इसलिए जुमेरात का एक बीच में दिन होगा ताकि इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएं। अमेरिका ब्लॉकेड वापस कर ले अपना जो लगाया हुआ है उन्होंने नेवल, और आबनाए हरमज़ जो है उसको ईरान मुकम्मल तौर पर खोल दे। सदर ट्रंप ने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की और यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सदर ट्रंप हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें कर रहे थे वहाँ से कि बिल्कुल इस बात का गुमान नहीं हो रहा था कि उनकी हाल ही में ईरान के साथ जंग लगी हुई है। रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि आप ईरान को 24 बिलियन या जो भी पैसे उनके मुंजमद हैं वो वापस दे रहे हैं, ये क्या है? तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो पैसा ईरान का है, ईरान ने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया था, अगर हम उनको ये पैसा वापस नहीं देंगे तो पूरी दुनिया हम पर एतबार नहीं करेगी और डॉलर में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये याद रखिए, इससे पहले सदर ट्रंप जो हैं बार बार ऐसी ही तनकीद प्रेसिडेंट ओबामा पर करते रहे। हालांकि उस वक्त ईरान ने शाह ऑफ ईरान के ज़माने में कोई जहाज़ ख़रीदने के लिए पैसे दिए थे
जो ना जहाज़ मिले और ना उनका पैसा वापस मिला था, तो प्रेसिडेंट ओबामा ने वही पैसे उनको लौटाए थे। लेकिन तब सदर ट्रंप ये कहते रहे कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की और बहुत सारा पैसा ईरान को दे दिया। अब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये पैसे तो उन्हीं के थे। फिर उनसे पूछा गया कि आप जंग बंदी क्यों कर रहे हैं, आप मज़ीद क्यों नहीं लड़े, आपने ये डील क्यों की, तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मेरे पास क्या ऑप्शन था। आबनाए हरमुज़ बंद थी, रोज़ 700 से 800 मिलियन डॉलर का ट्रेड और नुकसान हो रहा था, तेल के ज़ख़ीरे डिप्लीट हो रहे थे, ख़त्म हो जाते। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, ईरान पर और ज़्यादा बॉम्बिंग कर सकता था, उससे क्या हासिल होना था, इसलिए ये डील ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा मैं डील ना करता, बॉम्बिंग करता, तब भी मीडिया ने मुझ पर इल्ज़ामात लगाने थे, मुझे बैड प्रेस मिलनी थी। अब मैंने डील किया तो तब भी बैड प्रेस मिल रही है। नहीं, उन्होंने क्या बातचीत की, छोटे छोटे 2-3 टुकड़े सुनिए और आपको शायद एहसास नहीं होगा कि सदर ट्रंप वाकई इतनी पॉजिटिव बातें वो भी ईरान के लिए कर सकते हैं। सुनिए। What the difference is between giving Iran US dollars and unfreezing US dollars for Well, the unfreezing, it's an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money, it's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. If you took their money, because I thought about it, you know, I'm not the most perfect person. I said to Scott, why do we keep their money? What the hell are we giving it back to them? But, you know, people from lots of nations, some nations we don't agree with, they have their money. The dollar's become very strong under me. And they don't want to have a little conflict with somebody and end up having the United States just take their money. So if you do that, you really don't have a system. I'm going to get bad press, I know that. Now, if I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money, a lot of money. That's why the world is okay. It's liquid, it's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you... सुन लिया आपने। अब मज़ीद कुछ कहने सुनने की बात वहाँ पर रह नहीं गई। उसके साथ साथ जो इसराइल है, उन्होंने बयान अब दिया है कि ये कंप्लीट सरेंडर है। ये नेतन्याहू ने तो नहीं दिया, लेकिन इसराइल में से इंपॉर्टेंट लोगों के अब बयानात आ रहे हैं कि सदर ट्रंप ने और अमेरिका ने जो मैदान जंग में जीत ली थी, उसे मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया और हार गए। यहाँ पर CNN ने बाकायदा वो 14 नकात का मसवदा जारी कर दिया है अमेरिका की तरफ से, जो ईरान और अमेरिका के दस्तखत हुए। अब हैरान कुन बात यह है कि जो CNN ने मुसवदा जारी किया, वो बिल्कुल 100% वही मुसवदा है जो महर न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की थी, उसने अब से चंद दिन पहले जारी किया था। याद रहे कि जब ये मुसवदा जारी किया था तो उस वक्त JD वैंस साहब ने कहा था कि ये मुसवदा जो है वो असल नहीं है, मतलब कि इसके मंदरजात अभी दुरुस्त नहीं है, ये मिस रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन आज जब CNN ने वो मुसवदा जारी किया तो सामने आई चीज़ें कि बिल्कुल वही वाला मुसवदा था, कोई और नहीं है। 14 पॉइंट थे। क्विकली आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। पहला तो इमीडिएट सीज़ फायर, हर जगह पर जंग बंद, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उसके बाद ईरान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, दोबारा इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा। तीसरा 60 डेज़ की टाइमलाइन है, कुछ चीज़ें अभी डिस्कस हो गई, बाकी न्यूक्लियर वगैरह 60 दिन के अंदर डिस्कस होगा। चौथी बात, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड जो है वो ख़त्म कर देगा। पाँचवीं बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान फौरी तौर पर खोल देगा इनिशियल 60 डेज़ में, और उसके बाद मीन फौरी खुल जाएगा। उसके बाद फिर उसका फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस होगी कि ईरान के पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, किस तरह से होगी, क्या वहाँ पर मामलात होंगे। यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, इबहाम है। ईरान कहता है कि हमारा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, अमेरिका कहता है कि नहीं, ये भी इसका हिस्सा है। फिर ईरान को $300 अरब मिलेंगे जो जंग में उनका नुकसान हुआ उसको रीबिल्ड करने के लिए, और अब पता चल रहा है कि शायद सदर ट्रंप ये पैसे अरब ममालिक और दूसरे ममालिक से ही लेके देंगे। फिर ईरान पर जो सैंक्शंस लगी हैं वो उठा ली जाएंगी फौरी तौर पर, जो ट्रेड और बिज़नेस की सैंक्शंस हैं। फिर न्यूक्लियर कमिटमेंट ईरान ने फ़िलहाल कोई नहीं की, लेकिन ये कि वो
ये कमिटमेंट ज़रूर कर दी कि कोई एटम बम वो नहीं बनाएंगे और 60 दिनों में जो उनके पास यूरेनियम है उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी। फिर आगे स्टेटस को जो इस वक्त पेंडिंग फाइनल डील है ईरान के ऊपर, जब तक 60 दिन नहीं हो जाते कोई नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। ऑयल फौरी तौर पर ईरान बेचना शुरू कर देगा जैसे ही ये मुआहदा जैसे आज साइन हो गए, कल से ईरान तेल बेचना शुरू कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। फ्रोज़न एसेट्स ईरान के वापस किए जाएंगे 24 अरब के, और उनमें से 12 पहले 12 बाद में, फौरी तौर पर वो पैसा भी दिया जाएगा। फिर ये जो मुआहदा हुआ है इसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा कि ताकि दोनों फरीकों में से कोई इसमें से भाग ना सके। फिर आखिरी बात यूएन की इंडोर्समेंट। 60 दिन के बाद जब हतमी डील होगी तो अमेरिका इसको यूएन में लेके जाएगा और यूएन इस डील को 60 दिन बाद में जो हतमी मुआहदा होगा उसे यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी रेजोल्यूशन उसको इंडोर्स करेगी या उसको प्रोटेक्शन देगी। बहुत ही वाज़े तौर पर ईरान को बहुत ही एक सूदमंद किस्म की डील यहाँ से मिली है। ईरान के लिए बहुत ही तगड़ी डील है इसके अंदर, मैं यही कह सकता हूँ। बहरहाल वो मुसव्वदा जो महर न्यूज़ एजेंसी ने लीक किया था और हमने आपके सामने रखा था, अब CNN का मुआहदा देखते हैं या मदरजात देखते हैं तो हूबहू वही 14 पॉइंट हैं। उस वक्त JD वैंस साहब ने इसे डिनाई कर दिया था। आगे सदर ट्रंप ने आज UAE के लिए बहुत ही ख़राब सूरत हाल खड़ी कर दी, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए। सदर ट्रंप जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान पर बहुत बमबारी हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन बमबारी कर रहा है। तो मैंने पूछा कि ये ईरान पर इतने बम कौन मार रहा है, तो उनकी फ़ौज ने उनको बताया कि ये UAE मार रहा है। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के ऊपर डायरेक्टली बमबारी कर रहा है। मतलब सदर ट्रंप ने जाते जाते UAE को खुल के इम्प्लीकेट कर दिया, कोई भरम नहीं रहने दिया, सबके सामने बात सीधी कर दी कि UAE डायरेक्टली बम बरसाता रहा है ईरान के ऊपर। इससे पहले याद कीजिए, रॉयटर्स हो या आपके सामने फाइनेंशियल टाइम्स हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वो सभी ये रिपोर्ट करते रहे कि इजराइल और जो UAE है उनका बहुत ज़्यादा इश्तराक है। जो इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये भी बता दिया था कि जंग के दौरान उन्होंने UAE का खुफिया दौरा किया था। फिर इन तमाम बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ ने यह भी बताया कि जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी इस्राइल ने UAE के अंदर लाकर अपना लगाया और अपनी फोर्सेस को भी भेजा। इन तमाम सूरत हाल के अंदर अब UAE का ये आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल ही उन्होंने जो कवर था उसको बिल्कुल हटा दिया सामने से। सदर ट्रंप ने उनके लिए एक बड़ी ही, मैं ये कहूँगा, ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी। सदर ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। Case of Saudi Arabia, the father is still alive and he's fantastic, and the son is going to be great. He's going to be great. The crown prince and Mohammed at UAE is an incredible warrior. He was dropping bombs last week. I said, who the hell's dropping all those bombs? It was UAE. He's a good fighter. सुन लिया आपने। अब UAE के लिए जाहिर है इसकी बहुत सारी रेमिफिकेशंस होंगी आने वाले दिनों में। ईरान जो है वो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जीता हारा, ये तो फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन वो UAE के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही टफ चैलेंज के तौर पर सामने आएगा। ईरान जिस तरह से सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद मगरिब के अंदर कम अज़ कम कि शायद 15-20 दिन के अंदर ही ईरान फारिग हो जाए जब जंग शुरू हुई, वो 15-20 दिन के अंदर फारिग नहीं हुआ, बल्कि अब इन मुल्कों के लिए, UAE और दूसरे मुल्कों के लिए, वो एक नाइटमेयर बन सकता है आने वाले दिनों में। आगे बढ़ते हैं इस मुआहदे पर जो आज दस्तखत किए ईरानी सदर ने तेहरान में और सदर ट्रंप ने फ्रांस में बैठ के। उससे पहले ईरान ने चाइना के साथ बातचीत की। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत की, उन्हें एतमाद में लिया और बताया कि क्यों जुमे से पहले ही इस मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने दस्तखत कर दिए हैं और अब ईरान भी इस पर दस्तखत करने जा रहा है। तो उन्होंने चीन को बिल्कुल एतमाद में लिया और चीन ने आगे से ये बयान दिया है कि वो इस मुआहदे को खुशाइंद समझते हैं और इसकी भरपूर सपोर्ट करते हैं। फिर कल, अब पाकिस्तान से ख़बर आ जाए आपके सामने, कल का मतलब आज, कल कह दिया माजरत, आज जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब की वकला के साथ मीटिंग का दिन होता है, उनके रुफ़का और वकला। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिस पर आजकल अमल नहीं हो रहा। बहरहाल आज भी उनके वकला और रुफ़का पार्टी के जो है वो पहुँचेंगे। मुलाकात तो इन्होंने नहीं करवानी, लेकिन देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। आज वो मुलाकात का दिन भी है। फिर एक हुकूमती मशीर ने कल टेलीविज़न पर बैठे कहा
कि जो अडयाला जेल है उसके सुप्रिटेंडेंट इमरान खान की मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम भी इंडोर्स करते हैं कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मतलब कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उनकी काबीना के मुशीर ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इंडोर्स करते हैं कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मुलाकात ना होने में नून लीग की मर्जी भी शामिल है। हालांकि वो सिर्फ बेचारे फेस सेविंग दे रहे हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को ये देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनसे कौन पूछता है, ये असल में तो आसिम मुनीर और उनके साथियों ने ये मुलाकात बंद कर रखी है। आगे बहुत ही सनसनीखेज खबर जो पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने रखी थी, अब कागजात सामने आ गए हैं। कल भी दिखाए थे लेकिन अब तफसील हमारे सामने आ गई है कि जो 2024-25 में चीफ मिनिस्टर पंजाब अपना जहाज़ इस्तेमाल करती थी तो उस वक्त उनका जो बिल था सालाना जहाज़ के लिए वो 21 करोड़ 44 लाख का था। फिर 2025 और 26 का जो बिल बनाया गया वो 23 करोड़ 50 लाख रुपए का बनाया गया। फिर आपको याद होगा एक सप्लीमेंट्री ग्रांट ली गई थी 86 करोड़ रुपए की, याद होगा आपको, तकरीबन 1 अरब रुपए की वो ग्रांट ली गई थी मरियम नवाज़ के जहाज़ को चंद महीने चलाने के लिए। अब जो अगला बजट आया है उसमें सीधा सीधा उन्होंने जो पहले आपके सामने हमने रखा कि 21 करोड़ और 23 करोड़, वहाँ से 23 करोड़ से बढ़ा के उन्होंने सीधा सीधा 11 अरब रुपए का सालाना बजट रखा है मरियम नवाज़ के जहाज़ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 11 अरब रुपए। 13 अरब का जहाज़ था और 1 साल के उस जहाज़ के अखराजात जो हैं वो 11 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने रखे हैं। आपको थोड़ी सी तफसील और भी बताएंगे अगले एक आध दिन में कि मरियम नवाज़ ने 2 पायलट्स को अमेरिका डैलस भेज रखा है ट्रेनिंग करवाने के लिए। वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके पाकिस्तान गालिबन या तो वापस जा चुके हैं या जा रहे हैं। 2 पायलट हैं, उनके नाम भी हमारे पास हैं, थोड़ी बहुत और तहकीक कर रहे हैं, वो कर लें तो आपके सामने स्टोरी रखेंगे। इन पायलट्स ने हर 6 महीने या 1 साल के बाद दोबारा बार बार डैलस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आना है और यहाँ से इस जहाज़ के लिए ट्रेनिंग करके जानी है। इसके ऊपर आप खुद समझ लीजिए कि लाखों डॉलर मतलब कि करोड़ों रुपए पाकिस्तान के इस ट्रेनिंग और इन सफरी मामलात के ऊपर भी खर्च हो रहे हैं। फिलहाल बाजी के जहाज़ 2 गोरे उड़ा रहे हैं और देसी पायलट्स को तैयार किया जा रहा है आने वाले वक्त के लिए। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने सीधा सीधा 23 करोड़ से जो बजट है वो 11 अरब रुपए बढ़ा के कर दिया है। इससे आप ऑस्टेरिटी मेजर्स का अंदाज़ा लगा लें कि हमें बताया जाता था कि ऑस्टेरिटी बहुत है या हमने ऑस्टेरिटी करनी है, हम इस सारे मामले को जो है वो पसे पुश्त नहीं डाल सकते। मतलब कि पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए स्कूल में बच्चों को छुट्टियां दे दी गई। बच्चे स्कूल जाएंगे तो पेट्रोल यूज़ होगा, पैसा यूज़ होगा, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स से अभी ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो तो गए तेल लेने, अब जहाज़ के लिए जो 11 अरब रुपए जो हैं वो रख दिए गए हैं। आगे फैसल वाडा ने नदीम मलिक साहब के शो पे कहा कि मैं वादा करता हूं अगर आप बजट पास कर देंगे तो आपकी मुलाकात इमरान खान के साथ करवा दी जाएगी। शफी जान के साथ वो प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात का यकीन दिलाया कि मुझे भले पाँव पकड़ने पड़े किसी के जाके, इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाएगी अगर आप बजट पास कर देंगे। बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी होगी ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर इमरान खान से मुलाकात से पहले बजट पास कर दिया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर जगह पर उन्होंने अपने टाउट्स जो हैं वो फ्रेम कर रखे हैं मिलिट्री जर्नल्स ने। मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बजट पास कर देगी। बहरहाल हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, अगर हुआ तो आपसे ज़रूर माजरत करेंगे और खुल के बताएंगे कि हमारा तज्जिया मुख्तलिफ था, लेकिन इन लोगों ने हमें हैरान कर दिया। आगे पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए PTI और MWM से रब्ता कर लिया। जो पीपल्स पार्टी है वो ये समझती है कि उनको गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जर्नल्स ने वहाँ पर अलीम खान साहब को भी मैदान में उतार दिया है। तो अब उन्होंने PTI और MWM से रब्ता किया है कि आइए मिलकर हुकूमत बनाते। दूसरी तरफ वो नून लीग से भी राब्ते में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी राब्ते में होंगे। PTI की जो नशस्तें थी 18 के करीब जीती थी, लेकिन अब छीन के आखिर पर गालिबन 2 रह गई हैं, बाकी तमाम लोगों को इधर उधर शामिल करवा लिया गया है। किस्मत ज़िमरी साहब ने एक ट्वीट किया है, जो मिराज आलम नुमाइंदा गिलगित 92 न्यूज़, उन्होंने नंबर्स जारी किए हैं कि पीपल्स पार्टी की अब तक 11 सीटें हो चुकी हैं। आपको पता है इसमें लूटमार चली है। नून लीग की 6, IPP की 4, PTI हमायत याफ्ता 2, MWM 1।
तो वही सीटें जो छीनने के बाद 3 रह गई, 2 पीटीआई की और 1 एमडब्ल्यूएम की, और बाकी सीटें छीन के ऊपर पार्टीज को दे दी गई। अब क्योंकि उनकी 11 है तो पीपल्स पार्टी की, तो इस सूरत हाल में उनकी गवर्नमेंट जो है वो बनाने का सोचा जा रहा है। अब देखते हैं कि वो किसको अपने साथ लेते हैं। 11 और 3 14 अगर पीपल्स पार्टी और एमडब्ल्यूएम को लें फिर भी गवर्नमेंट बनती है। 11 और 6 16 फिर भी गवर्नमेंट बनती है। 11 और 4 जो इस्तेहकाम पार्टी के 15 फिर भी गवर्नमेंट बनती है। देखते हैं। और क्या इस्तेहकाम पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर तीनों इकट्ठे होते हैं तो फिर ये कोई तकरीबन 21 सीटें 24 में से हो जाएंगी। ये 2/3 अक्सरियत के साथ ये गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी, क्योंकि सीटें छीन ली गई हैं और तमाम अब नंबर्स इन्होंने कंपाइल कर लिए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि गिलगित में गैर मुल्की या मगरबी म्यार पर नहीं तो पाकिस्तान की हद तक शफाफ इलेक्शन हुए, लेकिन वहाँ किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हमारी सपोर्ट होगी। राणा सनाउल्लाह कंफर्म कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी को कह चुके हैं कि आप हुकूमत बनाएं, हमारी सपोर्ट होगी। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की शफाफियत तो नहीं, पाकिस्तान के लेवल की हमने शफाफियत ऑफ़र की है। पाकिस्तान में शफाफियत का नाम, अब नया नाम आसिम लॉ के अंडर फॉर्म 47 है। बस जीते कोई भी फॉर्म 47 जारी करें और इलेक्शन जो है वो लूट लें। आगे मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि जो डीजी आईएसपीआर ने हाल ही में ब्रीफिंग दी है सहाफ़ियों को, उसमें उन्होंने ये इंप्रेशन वाजे कर दिया कि रियासत बड़ी डिक्लेयर है कि अवामी एक्शन कमेटी भारत की फंडेड है। मतलब कि अब जो डीजी आईएसपीआर हैं उन्होंने इस बात का खुल के इजहार कर दिया कि जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसके पीछे इंडिया है और इंडिया की फंडिंग है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात, लेकिन शर्म यहाँ किसी को आनी नहीं है। अब खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से गद्दारी के फतवे और इंडिया से फंडिंग लेने के इल्ज़ामात कितनी कन्वीनियंस के साथ ये लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब की हमने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने बयान दिया है पहली दफ़ा कश्मीर पे। अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आला सतही इजलास किया है। नून लीग आज़ाद कश्मीर और पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने शिरकत की है। सरकारी और सिविल शहरियों की जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा है नवाज शरीफ को, और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है, इसमें हम सब ने भाइयों की तरह रहना है, ये नवाज शरीफ साहब ने इस पर कहा है। बिल्कुल कोई मजम्मत नहीं जो कत्ल गारत की गई और वहाँ पर वर्कर्स को, एक्शन कमेटी के लीडर्स को, वर्कर्स को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उस पर कोई बातचीत उन्होंने नहीं की। कामरान खान साहब ने एक और ख़बर दी है, और वो ख़बर वो है जो कल 92 न्यूज़ ने ख़बर दी थी कि वजारतों में तब्दीली हो रही है और वज़ीर ख़जाना को तब्दील करके उनकी जगह पर इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना लाया जा रहा है। याद कीजिए, हमने जब ये आपके सामने ख़बर रखी थी तो हमने कहा था कि मंतकी नहीं है, ये ऐसे ही हवाई सी खबर है, ये होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। याद कीजिए, खबर तो दी थी लेकिन तज्जिया हमारा ये था। अब कामरान खान पाकिस्तान के मोतबर पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी उनके गहरे सोर्सेज हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि उनकी बात हुई है और जो औरंगज़ेब हैं उनको बदलने का कोई इरादा नहीं है, वही कंटिन्यू करेंगे। मतलब वो कल वाली खबर जो थी वो झूठ थी, उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ही वहाँ पर रवां दवां रहेंगे। आगे अली अमीन गंडापुर साहब अदालत गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही चुटकुले छोड़े। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन पर इमरान खान से भी ज़्यादा मुकदमात हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि मुझ पर इमरान खान से भी ज़्यादा मुकदमात हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग में एक बात की तो आसिम मुनीर हंसना शुरू हो गए। मतलब कि जो मैंने लतीफ़ा सुनाया उसके ऊपर आसिम मुनीर हंसना शुरू हो गए। बहरहाल वो अदालत में अदालत के बाहर खड़े ये बताना चाह रहे थे कि उन पर इमरान खान से भी ज़्यादा मुकदमात हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कई दफ़ा अपने बंदों को हीरो बनाने के लिए उन पर भी मुकदमा दर्ज करती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उनकी जेल यात्रा भी फरमाइशी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, या बिल्कुल होती ही नहीं है। इसलिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में कौन है और नकल में कौन है अगर आप गौर से देखेंगे। असल और नकल वाले कई लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि होंगे नकल, लेकिन उन्हें जेल में भी रखा जाएगा, उनके साथ वो सारा सलूक करके उन्हें हीरो बनाकर क्रिएट किया जाएगा, ताकि किसी ऐसी जगह पर जहां पाकिस्तान खप्पे का नारा उनसे लगवाना हो तो फिर ऐसे लोगों को पेश कर दिया जाए। और अगर उन पर कोई तनकीद करेगा तो जवाब ये होगा कि यार इसने तो इतनी जेल काटी है, आप इसके बारे में ये बात क्यों कर रहे हैं। तो हर तरह की वैरायटी है पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स के पास। आपने गंडापुर साहब वाली वैरायटी भी देख ली कि उनके पास किस तरह की वैरायटी जो है वो मौजूद है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।